मिलेगा हम लोगों को। यहाँ से जन्नतें बच जाएंगे, जन्नतें बच जाएंगे। हम ये चाहते, हम बहुत खुश हैं इस बात से कि अच्छी सोसाइटी हमें मिल रही है। यहाँ से निकल जाएंगे तो थोड़ा सुविधा अच्छी होगी। वहाँ के रूम भी बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पे एक बाथरूम भी है, अच्छा है वहाँ का घर। यहाँ से तो अच्छा ही है बहुत। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। जो लोग मोदी सरकार को सूट बूट वालों की सरकार और गरीब विरोधी कहते रहे, आज दिल्ली के गगनचुंबी फ्लैट उन्हें खुद जवाब दे रहे। आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार गरीब विरोधी है, सूट बूट वालों की सरकार है, तो फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हजारों लोगों को शानदार फ्लैट दिलाकर मोदी सरकार उनके सपने को कैसे साकार कर रही है? दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले 3024 परिवारों को पक्के घर की चाबी सौंपकर उन्हें शानदार फ्लैट का तोहफा दे रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सपने में भी ऐसे फ्लैट में रहने की कल्पना नहीं की। दिल्ली के प्राइम इलाके में मिल रहा है ये फ्लैट, लेकिन मोदी सरकार ने इनके सपनों को साकार किया। अब ये लोग झुग्गियों में न रहकर हाईटेक फ्लैट में रहेंगे। ये फ्लैट दिल्ली के कालकाजी में बने। गरीबों को फ्लैट की योजना पर सरकार ने करीब 345 करोड़ रुपए खर्च किए। गरीबों के लिए बने फ्लैट में लिफ्ट है, पार्क है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है, सीवेज ट्रीटमेंट समेत सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। दिल्ली में इस तरह का यह पहला प्रोजेक्ट है जहां झुग्गी के गरीबों को फ्लैट मिल रहे हैं। जिन लोगों को घर मिल रहे हैं उनके चेहरे की खुशी देखते बनती है। एक बार पहले उनको सुनिए, फिर आगे की बात। हमारे मोदी जी हमारे लिए करवा रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे लिए सोचा। और मुझे काफी खुशी है इस बात से कि इस गंदगी से, कहने का मतलब जैसे कि ये कैंप वैसे ही बदनाम है कि झुग्गी झोपड़ी वाले बदनाम है, हमें एक सुधरने का अच्छा मौका मिल रहा है, नाम कमाने का मौका मिल रहा है। हम ये चाहते हैं, हम बहुत खुश हैं। ये कह रहा मोदी है तो मुमकिन है, न तो इससे पहले पैसे कुछ नहीं हुआ करता था। अब जो कुछ हो रहा है, अब तो बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है। अच्छी बात है ये तो। यहाँ से निकल जाएंगे तो थोड़ा सुविधा अच्छी होगी। कितने सालों से आप लोग? 40-41 साल। पहले कहाँ से रहने वाली हैं आप? जुग्गी में। जुग्गी में रहती थी। अब प्रधानमंत्री ने नए मकान बनाकर दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। गरीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रहा यहां से निकल जाएंगे तो बड़ी बात है। विपक्षी दल मोदी सरकार को गरीब विरोधी होने के आरोप लगाती रही। यहां तक कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत श्रीलंका बनने जा रहा है। लेकिन आज इकोनॉमी में विश्व में 5वें नंबर पर है। ब्रिटेन से आगे चला गया। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद भारत की इकोनॉमी है। जो लोग बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि मोदी भारत को श्रीलंका बना देंगे, उन्हें इकोनॉमी को लेकर सबसे ताजे आंकड़े देखने चाहिए। जीएसटी का कलेक्शन अक्टूबर में 1.5 लाख करोड़ के पार गया है, जो दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी का कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल में 1,68,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। 2021-22 में भारत का एक्सपोर्ट 417.81 अरब डॉलर का रहा है, जो सर्वकालिक उच्च स्तर पर भारत का एक्सपोर्ट है। वहीं भारत का इंपोर्ट 610 अरब डॉलर के पार रहा। मार्च 2022 में पहली बार एक महीने में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। इससे पहले मार्च 2021 में एक्सपोर्ट 35 बिलियन डॉलर के पार। 2021-22 में एफडीआई 83.57 बिलियन डॉलर रही, जो 2014-15 में एफडीआई थी 45 बिलियन के आसपास। इस पर चर्चा करूं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं, आपको सीधे मान लिए चलते। विज्ञान भवन में कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, कोट पैंट टाई वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार के यहां सब हमारे परिवारजन दिख रहे हैं, उनका जो उमंग और उत्साह दिख रहा है,
वो वाकई विज्ञान भवन को बहुत कम देखने को मिलता है। आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है। और मुझे जिन 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष, और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था। एक संतोष उनके चेहरे पर महक रहा था। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं। और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में मेरे इन गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है, उनका परिश्रम है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सच्चाई ये भी है कि शहरों के विकास में जिन गरीबों का खून पसीना लगता है, वो उसी शहर में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर होते रहे हैं। जब निर्माण कार्य करने वाला ही पीछे रह जाता है, तो निर्माण भी अधूरा ही रह जाता है। और इसलिए बीते 7 दशकों में हमारे शहर समग्र विकास से, संतुलित विकास से, होलिस्टिक डेवलपमेंट से वंचित रह गए। जिस शहर में एक और ऊंची ऊंची भव्य इमारतें और चमक दमक होती हैं, उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ियों में बदहाली दिखाई देती है। एक और शहर में कुछ इलाकों को पॉश कहा जाता है, तो दूसरी ओर कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए तरसते हैं। जब एक ही शहर में इतनी असमानता हो, इतना भेदभाव हो, तो समग्र विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? आजादी के अमृत काल में हमें इस खाई को पाटना ही होगा। और इसलिए ही आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलकर
सबके उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है। साथियों, दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है, लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। और इसलिए आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है। आज देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। विशेषकर शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है। साथियों, कोई भी ये जानकर हैरान रह जाएगा, यहां दिल्ली में ही 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था। ये लोग भारत की बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़े थे। बैंकों से मिलने वाले हर लाभ से वो वंचित थे। दिल्ली में गरीबों को फ्लैट की चाबी देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इतने साल लग गए गरीबों को दिल्ली राजधानी में झुग्गी झोपड़ी से निकालकर फ्लैट लाने। और राष्ट्रवाद में आज कुछ सवाल हैं कि झुग्गी वालों को पक्के घर, क्या मोदी ने किस्मत बदल दी उनकी? इकॉनमी ठीक, फिर श्रीलंका बनाने की बात क्यों? राशन घर देने वाली सरकार या गरीब विरोधी सरकार? सूट बूट वालों की सरकार या गरीब को फ्लैट देने वाली सरकार? हमारे साथ चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालचंद्र कांगो, नेता हैं सीपीआई के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रतन शारदा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बालचंद्र जी, अभी आप प्रधानमंत्री को थोड़ा बहुत सुन पाए होंगे, हमने थोड़ा सा हिस्सा लिया जब वो लाइव बोल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि गरीबों के लिए जिस तरह से काम हुआ है और अब गरीबों को दिल्ली में फ्लैट मिल रहा है, ये गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। और जबकि विपक्ष का आरोप रहा है कि ये सूट बूट वाली सरकार है, तो सूट बूट वाली गरीबों सरकार गरीबों को फ्लैट क्यों बांट रही है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी कमेंट यह है कि देर से आए दुरुस्त आए, ये पंतप्रधान की भाषा के बाद मैं बता सकता हूं। स्मार्ट सिटी में आपने कितना पैसा खर्च किया? इसके पहले की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल में कितना पैसा खर्च किया? अभी 345 करोड़ रुपया बनाकर ये 3000 घर बनाए हैं, ये बात कर रहे हैं। लेकिन एमसीडी के इलेक्शन के पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह कहा गया था कि हर दिल्ली वासियों को 2022 तक वो घर देंगे। और कितने घर चाहिए? कम से कम इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 24 लाख घरों की जरूरत है। उसमें से आपने 3000 बनाए और वो भी एमसीडी के इलेक्शन आने के पहले बांट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वोट इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाई है। टाटा को भी एक वोट है और गरीब झोपड़ी में रहने वाले को भी एक वोट है। तो वोट की अपनी एक ताकत है जो सब सरकार को काम करने में मजबूर करती है। तो ये मजबूरी इलेक्शन की है क्या नीति की है? ये सवाल मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर आज गरीबों की बात करते थे, 2 साल पहले जब उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, सडनली लॉकडाउन डिक्लेयर किया, तो हमारे देश के 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों की क्या हालत होगी, उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। जब कोरोना के वक्त उन्होंने 24 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वालों को दिया गया, गरीबों के लिए तो कुछ दिया गया नहीं। तो ये सूट बूट की सरकार का जो इल्जाम है वो अब तक की नीतियां जो इस्तेमाल की गई उससे है। और आप इकोनॉमी की बहुत बड़ी बातें करते हैं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में कौशिक बसु, वो के लेफ्टिस्ट नहीं है, उनका एक आर्टिकल है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में 2003 से लेकर 2008 तक क्या हाल रहा है हिंदुस्तान का, ये बताया है।
और उन्होंने बताया कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो पिछले 5 साल में हुई है। 31% तक नीचे आ गए हैं, जब 2010 में हम 40% तक ऊपर गए थे। इसका मतलब आप समझते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब है स्कूल बनाना, रोड बनाना, घर बनाना, रास्ते बनाना। ये इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है जब देश की तरक्की होती है। तो उसके बाद तो हो नहीं सकती। देशभक्ति की बात आपने जब शुरू किया तो कहा देशभक्ति की बात है। देशभक्ति और जनता, इनको साथ में लेके जाना पड़ता है। जनता को छोड़ के देशभक्ति नहीं हो सकती। ठीक है बालचंद्र जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया और आपने जो सवाल उठाए इसका जवाब बाकी पैनलिस्ट भी अपने अपने इनिशियल रिमार्क में बोलने के बाद, जब मैं पूरी डिबेट जो है ओपन करूंगा तो उसमें देंगे। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, छोटा जवाब दीजिएगा, फिर बाकियों से इनिशियल कमेंट लूंगा। आपने कहा कि वोट की ताकत है, गरीब के वोट की भी ताकत है, अमीर के भी वोट की ताकत है। तो अगर गरीब के वोट की ताकत है तो जो आज फ्लैट मिल रहा है दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को, वो ताकत आज ही क्यों आई? पहले किसी सरकार ने इस तरह से कितने फ्लैट दिए हैं दिल्ली के अंदर? अरे भाई 29,000 फ्लैट अब तक कंस्ट्रक्ट हो चुके थे 2010 में। आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, 29,000 फ्लैट हो गए थे। मैं बंबई से आता हूं, बंबई में तो कितने फ्लैट दिए गए? मैं दिल्ली का पूछ रहा हूं सर। तो ये मैं दिल्ली, स्पेसिफिकली दिल्ली का पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने इसको एमसीडी चुनाव से जोड़ा, इसलिए मैं दिल्ली का पूछ रहा हूं। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, 2010 तक 29,000 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट दिल्ली में 2010 तक कंस्ट्रक्ट हो चुके थे। वो किसको मिले ये आप मालूमात कीजिए। नहीं, किसको मिले मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता। आप बताइए किसको मिले, कंस्ट्रक्ट हो गए और मिले किसको? मैं बता रहा हूं भाई, मैं क्यों देखूं? आपका काम है इन्वेस्टिगेशन। मेरा काम है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका काम है। अगर कंस्ट्रक्ट होकर रखे नहीं मिले, 29,000 फ्लैट 2010 में ईडब्ल्यूएस में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। कंस्ट्रक्ट हो गए, मिले कितनों को? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। आपने देखा, आपके पास सारे डेटा है, कितनों को मिले इसका डेटा नहीं है। सरकारी आंकड़े 29,000 तो बनाए किसके लिए है? अरे भाई, बनाए मिले हैं कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। ये भी सवाल है ना। अरे मैं बता रहा हूं कि वो आप मालूमात कीजिए। मैं गया नहीं पूछने के लिए, मैंने तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देखा है। स्टैटिस्टिक देखा है, जमीन पे नहीं जाते हैं आप लोग क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे गए हैं वैसे जाके देखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी को नहीं लगा होगा जरूरत। ठीक है, मैं सुन लिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये वोट की बात है, इसलिए हो रहा है, एमसीडी चुनाव है इसलिए घर मिल गया है, 2010 में कंस्ट्रक्ट हो गए थे फ्लैट, उसकी भी बात है, और गरीबों को लॉकडाउन में बंद कर दिया, इसकी भी बात है। सब बातें उन्होंने कही। आपके हिसाब से ये साबित करता है सूट बूट वालों की सरकार है ये, या गरीबों के लिए काम कर रही सरकार है? प्रशांत जी, सबसे पहले तो जिन लोगों का आज से जीवन बदल जाएगा और जो लोग बालचंद्र कांगो जी की बराबरी में आकर खड़े हो जाएंगे, उन सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। और एक बात कही, मैं बालचंद्र जी की बात से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। तो अच्छा है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, तो इसको 2-3 तरह से समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जिस बात को लेकर कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश में लगातार राजनीति करती रही और धीरे धीरे शून्य हो गई, यानी धीरे धीरे खत्म हो गई, यानी जिन मुद्दों को लेकर वो बात करती थी, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, इन सब के सशक्तिकरण की बात वो करती थी, यानी वो काम नहीं कर पाई, बहुत देर कर गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं सत्ता में तो दुरुस्त होकर आते हैं, और इसीलिए आज वो महिलाओं के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए स्कीम लेकर आते हैं, गरीबों के एम्पावरमेंट के लिए स्कीम लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण। जाहिर है ये सूट बूट वाले हो जाएंगे क्योंकि इनके बच्चे अब अच्छे पढ़ सकेंगे। और उसमें अभी आपकी बहस में ही, इस बहस में जो एक पैकेज चला, उसमें एक बड़ी छोटी सी बाइट है, वो कह रही कि हमारा जीवन बदल जाएगा। तो अब जब जीवन बदल जाएगा तो ये जीवन बदलने वाली जो चीजें हैं ना, ये हो रही है। यानी भारत के उन लोगों को जिनको सिर्फ नारा मिलता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, जिनको बताया जाता था कि 1 रुपया चला, घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचा, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया और पूरा उनको घर मिल गया। मुझे लगता है कि हां, अगर इन लोगों का, जो गरीब थे, उनका इस मुख्य धारा में आना, बेहतर जीवन स्तर होना, ये सूट बूट की सरकार होना है, तो बिल्कुल ये सूट बूट की सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही विज्ञान भवन में यहीं से की कि टाई कोट वाले तो अक्सर यहां कार्यक्रम करते हैं,
लेकिन ऐसे वाले कार्यक्रम, इस तरह के उमंग उत्साह कम देखने को मिलते हैं। अच्छा है कि इसको कम्युनिस्ट नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। पंकज शर्मा जी, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं सूट बूट वालों की तो सरकार है, लेकिन ये वो सूट बूट वालों की सरकार है जो गरीब को सूट बूट पहना रही है, या वो सूट बूट पहनने के लिए सक्षम हो वो ये कर रही है। अच्छी बात है, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। हर्षवर्धन जी ये बताएं कि दिल्ली में कितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, मालूम है आपको? बताएं हर्षवर्धन जी। नहीं, आज 3024 मकान दिए हैं। नहीं, पंकज शर्मा जी, मतलब क्या आप जानना चाह रहे हैं कि मैं झुग्गी झोपड़ी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ जी, कितने झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं दिल्ली में? नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर जिसके बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट कह चुकी है कि हम इन सभी को पक्का घर देंगे, जिनको कांग्रेस की सरकार, इसके पहले की सरकारें बिल्कुल नहीं दे पाई। झुग्गी झोपड़ी बढ़ती गई, हर दूसरे दिन नया झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर बनता गया, और आप यहाँ करना चाह रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए कि कितनों को मिल गया, कितनों को नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ 2014 में आपकी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि 2022 तक, जब 75वां हम आजादी का महोत्सव मनाएंगे, तब तक सबको मकान मिल जाएंगे। 3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। कितने मकान बने बताएं हर्षवर्धन जी? 3024 मकान आज आपने शहरी गरीबों को आवंटित कर दिए, उसका आप इतना नकारा पीट रहे हैं। ये बार-बार मेरा नाम लेके पंकज शर्मा जिक्र कर रहे हैं। पंकज शर्मा पत्रकार रहे हैं, अब तो शायद किसी पार्टी के साथ जुड़े हो तो नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी जानकारी शायद दुरुस्त नहीं कि दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ है। इसके पहले ऐसे ही कार्यक्रम मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री शहरी आवास और ग्रामीण आवास योजना के तहत हुए हैं, और बाकायदा वही मैं पूछ रहा हूँ हर्षवर्धन जी, चाबियां दी गई हैं। एक में 75,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में चाबियां दी गई थी। तो इसलिए पंकज शर्मा जी, कम से कम जानकारी ना हो तो टीवी पे ऐसे मतलब कुछ भी बोलना आलोचना के लिए अच्छा नहीं है। मेरी जानकारी बढ़ाइए। तो आप कह रहे हैं मेरी जानकारी बढ़ाइए ना। मिलने तक आलोचना, मैं मान लिया। 4000 से ज्यादा शहरों में 3 चरणों में 2022 तक सभी को, शहरी गरीबों को और ग्रामीण इलाकों में मकान दिए जाने थे, ये वादा था। और 2019 के जब चुनाव आए तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा कि हम 1.25 करोड़ मकान बना चुके हैं, जिसको सीएजी की रिपोर्ट ने खारिज कर दिया। उनके पीयूष गोयल जी ने संसद में कहा कि हम 1,53,00,000 मकान बना चुके हैं। जो आंकड़े, गलत आंकड़े संसद के पटल तक पर पेश किए गए। मुझे बताएं हर्षवर्धन जी कि कितने मकान बने। पंकज जी, एक मिनट पंकज जी, ये आपके और हर्षवर्धन जी के बीच का डिबेट ना बनाइए। मैं सिंपल, आप कुछ पॉइंट्स रख दें, उसका जवाब जब मैं उनको दूंगा तो मौका दूंगा, वो देंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने पूछा हर्षवर्धन जी से दिल्ली में कितने क्लस्टर से, कितनी झुग्गी झोपड़ियां, आप बताइए कितने? 1100 हैं। 1100 हैं, ठीक है ना। 25 लाख लोग रहते हैं, 25 नहीं पंकज भाई, मेरा 5 लाख झुग्गियां हैं, 5 लाख एग्जैक्टली से 3024 को देकर पंकज भाई लोगों को मिल रहा है, अच्छी पंकज भाई 5 लाख चाहिए, 3024 पंकज भाई कितना नगाड़ा मत पीट पंकज भाई। लेकिन एक मिनट पंकज भाई, मेरा एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं 1100 क्लस्टर्स हैं, अब मुझे बताइए इनमें से कितनों को 2014 के पहले ऐसे ऐसे फ्लैटों की चाबियां बांटी गई हैं? 20,000 को जी। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में जी। किस किस इलाके में, कुछ बताइए उसके बारे में। किस किस इलाके में क्या बताऊं मैं आपको, सूची भेज दूंगा। भेज दीजिए। वो तो कह रहे थे 29,000 फ्लैट बनाई थी, 20,000 को ही बांटा। आप अभी जो है ना, खुद इस पर रिसर्च कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। देखिए, जब आप सवाल पूछेंगे तो पंकज शर्मा जी कहेंगे कि आप रिसर्च कर लीजिए, और टीवी पर बैठकर सवाल पूछेंगे। लेकिन जब सवाल इनसे पूछा नहीं, एक मिनट हर्षवर्धन भाई, एक मिनट मैं ये कह रहा हूं हर्षवर्धन, नहीं एक मिनट थोड़ा तो सोचो पंकज जी, मैं कह रहा हूं देश की आजादी के 70 साल में जिन्होंने 50-55 साल मान लीजिए राज किया,
और वो 20,000 फ्लैट सौंप पाए, उसमें अगर कोई 7 साल दिल्ली में, की बात कर रहा हूं, नहीं सुनिए ना, मैं दिल्ली की कह रहा हूं, बात कर रहा हूं। अरे भाई मैं दिल्ली की कह रहा हूं, दिल्ली में 20,000 फ्लैट दे पाए सर। मैं तो देश भर में 8 करोड़ लोग रहते हैं स्लम्स में। अरे मैं वही कह रहा हूं पंकज भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं जिन्होंने 50-55 साल राज किया और 20,000 फ्लैट दे पाए, उसमें कोई 7 साल राज करके अगर 3,000 फ्लैट दे रहा है तो उसका स्ट्राइक रेट तो उनसे बेहतर है फिर। और उस पर वैसे भी आरोप है कि वो सूट बूट वालों की सरकार है, जो 70 के दशक से गरीबी हटाने की बात करते रहे और 20,000 फ्लैट दिए हैं। अगर दिए हैं तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को सच्चा मान रहा हूं, तो गरीबी हटाने का वादा 70 के दशक से करने वाले 20,000 फ्लैट दे पाए, और यहां 7 साल में उन्होंने, जिन पे आरोप है कि वो सूट बूट वालों की सरकार है, 3,000 फ्लैट दे दिए। तो दोनों के कंपैरिजन में कौन बेहतर दिखेगा? मेरा कहना यह है कि आप 3,024 फ्लैट देकर इतना नगाड़ा मत बजाइए। दूसरा एक चीज और बताइए कि ये तो ऐसे कहा जा रहा है जैसे कि सरकार ने मुफ्त में फ्लैट दे दिए। ये तो बताइए कि इसमें केंद्र सरकार का योगदान कितना होता है शहरी गरीबों को मकान देने में, राज्य सरकारों का योगदान कितना होता है, लोग फ्लैट लेते हैं उनको खुद कितना पैसा देना पड़ता है। प्रचार ऐसा हो रहा है जैसे कि सरकार ने मुफ्त में चाबियां पकड़ा दी। ठीक है, कोई सरकार मुफ्त में चाबी नहीं देती, सब अपने अपने हिस्से का खर्च ही करते हैं पंकज भाई। मैं रतन शारदा, हाँ कुछ बोल रहे हैं तो आप बात पूरी कर लीजिए। पैसा दिया म्युनिसिपल काउंसिल ने, कितना पैसा दिया, हम जानना चाहते हैं, बताइए। नहीं तो आप जानना चाहते हैं तो आप आंकड़ा ढूंढ लीजिए। आप जमीन पे तो जाते नहीं, आप तो आंकड़े में ही खेलते हैं, तो आप ढूंढ के निकालिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितना पैसा दिया। हमको मालूम है, हाँ तो मालूम है तो अरे भाई तो मुझे ये बताइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंतप्रधान को क्रेडिट देने के लिए आप सब छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। नहीं अरे भाई हेलो सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो किसी को क्रेडिट नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। आप कहते हैं ये सूट बूट वालों की सरकार है, ये गरीब को चाबी सौंपते हैं, गरीब कहता है मेरा जीवन बदल गया। तो पब्लिक कंफ्यूज हो रही है कि सूट बूट वाले जो हैं वो गरीब को क्यों दे रहे हैं। सिंपल सी बात, तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाता है। अरे भाई महंगा, आपने जीएसटी कलेक्शन की बात की, महंगाई बढ़ेगी तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। सर महंगाई जब नहीं भी बढ़ी थी तब भी अप्रैल में 1,60,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था। अरे लेकिन ऐसा आपको लगा नहीं बढ़ी थी, लेकिन बढ़नी शुरू हो गई थी। अरे बढ़नी शुरू हो गई तब कितनी थी आप बताइए ना भाई। अभी भी डबल डिजिट में नहीं गई है जो यूपीए में डबल डिजिट में थी। हाँ तो हर चीज पे इतने टैक्स लगा देंगे तो बढ़ ही जाएगा। 7% के ऊपर जा रही है डॉलर का। रतन शारदा जी, आपका ऑडियो खराब था इसलिए मैं पहले नहीं आ पाया। अब आप बताइए, पंकज जी और कांगो साहब का कहना है कि ये फ्लैट देकर कोई एहसान नहीं किया, पहले भी लोगों ने दिया है, इसमें कुछ नया नहीं है और ये सूट बूट वाली ही सरकार है। बिल्कुल कोई एहसान नहीं किया। हर सरकार का काम होता है कि अपने यहाँ के नागरिकों के सुख सुविधा को सुधारे, उनको उनको रहने का, रहन सहन का प्रबंध करे। रोटी कपड़ा और मकान ये एक मूल रिक्वायरमेंट है, एक मूल आवश्यकता है हर नागरिक की। लेकिन मुझे ये बताइए कि 70 साल में लगातार स्लम्स की संख्या बढ़ाने में किसका हाथ था? हर स्लम के ऊपर इंदिरा गांधी स्लम और संजय गांधी स्लम और राजीव गांधी स्लम क्यों होता है? क्योंकि इनके लिए स्लम जो है, ये झोपड़पट्टी, झुग्गियां, ये इनके लिए वोट का घर है। अब धीरे धीरे वो वोट का घर टूट रहा है, क्योंकि उनको एक इज्जत की जिंदगी, उनको एक गरिमा में जिंदगी देने का काम ये सरकार कर रही है। 3 करोड़ घर बने इस सरकार के 5 साल में, 2019 का आंकड़ा है ये, आज का आंकड़ा नहीं है, इसको कई लोगों ने ऑडिट किया है। उसके अलावा अगर आप देखें 11 करोड़ टॉयलेट बने, देश में 100% लोगों के टॉयलेट है। और आपको तो आप कई डिबेट देख चुके हैं, जब यहाँ के लोग, कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे कि मोदी जी तो टॉयलेट बना रहे हैं, इनको क्या पता विदेश में क्या होता है, विदेश नीति क्या होती है। ये इनकी सोच थी, यानी गरीबों का मजाक करना, गरीबों को मिलने सुविधा को नकारात्मक तरीके से ही देखना। यहाँ कांगो साहब बैठे ने मुंबई की बात की, मैं मुंबई में रहता हूँ, वहीं से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे जो रिहेबिलिटेशन स्कीम था, किसने चलाया? बीजेपी शिवसेना ने। उसका सबसे कम उपयोग कब हुआ? एमवीएस सरकार के समय। तो कृपया यह हमें न बताएं कि कौन ये कर रहा है, चाहे वो सरकार नगर पालिका दे रही है पैसे, चाहे वो सरकार दे रही है, विषय नहीं है। कम्युनिस्ट लोग बड़ी दुहाई दे रहे हैं हमारे रुदाली। मुझे ये बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल के अंदर शासन कर रही थी, केरल के अंदर शासन कर रही थी। केरल ये पासपोर्ट और मनी ऑर्डर इकोनॉमी बढ़ के रह गया, लोकल के लोगों का क्या है? बंगाल के अंदर जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है बंगाल छोड़ता है, गरीबी और महामारी फैली है, सारे बिजनेस बंद हो गए। क्या बिजनेस करना अपराध है? अरे भैया, उद्योग चलेगा तो आगे वो समृद्धि पटेगी ना, वरना गरीबी पटेगी।
कांग्रेस और ठीक है कांगो साहब, इसका जवाब आप पहले दीजिए। कांगो साहब, इन्होंने गरीबी बांटी है इतना साल, इन्होंने कभी समृद्धि नहीं बांटी है। ये सबसे बड़ा सोचा फर्क है। देखिए फैक्ट्स में बात कीजिए। बंगाल आज जो है, जब कोविड की बात बंगाल जो है आज बिजनेस में नंबर 4 है, एग्रीकल्चर में नंबर 1 है। कैसे क्या हुआ? ये फैक्ट्स में नहीं बोलते, सब अंदाजपंची ठोक देते हैं, बस जो पेपर में पढ़ते हैं वो ठोक देते हैं। अरे भैया आप भी तो पेपर से आंकड़े पढ़ रहे हो। यूपी बिहार के लोग क्यों यूपी बिहार छोड़कर बाहर जाते हैं? आपने गिना बम्बई में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो यूपी के लोग क्यों बाहर जाते हैं? क्या हुआ? क्या आपने गिना जाके केरल के अंदर कितने लाख लोग केरल के बाहर हैं और करोड़ों रुपए केरल में भेज रहे हैं? आपने गिना वहां सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है कोची के अंदर, कोची हैज बिकम द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको पता ही है। तो इसलिए जहां से आंकड़े, ठीक है उनका जवाब ले लीजिए। बालचंद्र जी वो कह रहे हैं बंगाल को आपने क्या दिया, वो कह रहे हैं आप माइग्रेशन गिना रहे हैं, केरल से कितने लोग बाहर जाते हैं, पैसा भेजते हैं। रतन जी एक बार उनका जवाब ले लीजिए, उनका जवाब ले लीजिए। बालचंद्र के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। देखिए केरल के मजदूर बाहर जाते हैं और सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं। देश प्रेम इसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को भी मिडिल ईस्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि केरल के मजदूर वहां मेहनत करके पैसा वापस भेजते हैं। वो वहां पर नहीं रहते, वो हिंदुस्तान में वापस आते हैं। अंग्रेज कनाडा अमेरिका इंग्लैंड जैसा नहीं है कि दूर से देशभक्ति नहीं करते, वो वापस आते हैं, पैसा भी वापस लेते हैं। अरे पर वापस आते हैं, पैसा भेजते हैं, सवाल इसका नहीं है ना कांगो साहब, सवाल इस बात का जाते वो भी है ना। आप यूपी बिहार गिना रहे थे कि यूपी बिहार के लोग जाते हैं, यूपी बिहार के लोग भी काम की तलाश में जाते हैं, वो भी काम की तलाश में जाते हैं। मैं वही बोल रहा हूं, तरक्की की बात कर रहे हैं ना वो। देखिए मैं बता रहा हूं, वो तरक्की की बात करते हैं, तो उसके लिए मैंने पूछा कि लोग अगर बाहर जाते हैं तो तरक्की नहीं होती, तो यूपी बिहार के लोग क्यों बाहर जाते हैं? बंगाल में 30 साल शासन किया आपने, वहां गरीबी गरीबी कम, सबसे कितने लोग बाहर निकल गए, सबसे कम है गरीबी बंगाल में। ये देखिए कम्युनिस्टों की खासियत है, गुस्से में जो एसेट, भाई साहब गुस्से में रहने से काम नहीं चलता। केरल के कितने लोग खुशी से गए, कितने लोग इसलिए गए कि अच्छा एक मिनट रतन जी एक मिनट, रतन भाई एक मिनट, रतन सर एक मिनट, रतन शारदा जी एक मिनट, रतन शारदा जी एक मिनट। बालचंद्र कांगो जी एक बात बताइए, आप लोग सबसे ज्यादा गरीब हितैषी होने की बात करते हैं वामपंथी लोग। अगर आप इतना गरीबों के साथ हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं और आपके राज्य में गरीब सबसे ज्यादा फलता फूलता है, तो आप देश भर में खत्म क्यों होते जा रहे हैं? देखिए हम देश में खत्म हो रहे जा रहे हैं, ये आपकी विशफुल थिंकिंग है। कहां है आप? आज भी केरल में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, सब जगह रास्ते पे ताकत दिखेगी तो लाल बाउटे की दिखेगी। कहां दिखती है सर? केरल में आपकी सरकार है, बिहार में मैं खुद बिहार से आता हूं, आपकी कितनी सीटें आती हैं मुझे पता है। 1925 में देखिए, अरे सीट के ऊपर मत जाइए, तो किस पे जाएं? जब होती है, जब सीट तभी आती है ना, पब्लिक का एक्सेप्टेंस है। पब्लिक आपको सीट नहीं देती, आपको वोट नहीं देती। आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं और आपको वोट नहीं मिलता, ये कैसे हो सकता है? दोनों साथ कैसे? तो 1984 में कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी को 2 सीट मिली थी, तो उस वक्त क्या कांग्रेस ने काम किया था बोल के मिली थी क्या बोल रहे हैं आप? वोट की राजनीति जो है वो काम के ऊपर रहती है, ये मत बोलिए। 50 उसके ऊपर रीजंस रहते हैं। तो सवाल यह है कि गरीबों का सवाल लेकर रास्ते पे कौन उतरता है? आज बस्तर में कौन लड़ रहा है, झारखंड में कौन लड़ रहा है, आदिवासियों का मोर्चा निकाल के किसानों के लिए लड़ रहा है, लाल झंडा क्यों लेते हो आप? झारखंड में भी आपको आपकी सरकार नहीं है, पिक्चर में भी बस्तर में आप लड़ रहे हैं, वहां भी आपकी सरकार नहीं है। आप सिर्फ लड़ ही रहे हैं। दिक्कत ये है ना सर कि आप सिर्फ लड़ ही रहे हैं। लेफ्ट की पहचान सिर्फ लड़ने की ही बन गई है। आप बेवजह भी लड़ते हैं, वजह के साथ भी लड़ते हैं। और किनके साथ खड़े दिखते हैं? अभी देश की बात कर रहे थे, वहां बस्तर में किसके लिए क्या लड़ रहे हैं वो देश देखता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी अब ये बताइए, इनका कहना है वोट की पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता, जीत जो है वो कई और बातों पर निर्भर करती है, लेफ्ट ही सब जगह है, बाकी कोई नहीं है। नहीं सुशांत जी, सबसे पहले तो ये कि ये किसी भी तरह से अगर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये खत्म हो गए हैं, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा सुखद है, क्योंकि कम्युनिस्ट ऐसे खत्म होते जाएं और वो माने न, वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग की तरह वो अंदर सर झुका के बैठे रहें, तो बड़ा अच्छा है, ये देश के लिए अच्छा है। क्योंकि क्यों अच्छा है वो मैं बताता हूं। कम्युनिस्टों ने देश में खूब लड़ाई लड़ी है। किसके लिए लड़ते हैं? मजदूरों के लिए। तो क्या होता है?
फैक्ट्री बंद। किसके लिए लड़ते हैं? कर्मचारियों के लिए। तो क्या होता है? जहां वो काम करते हैं वो बंद। किसके लिए लड़ते हैं? महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को अधिकार मिलना बंद। किसके लिए लड़ते हैं? ये तो हिजाब के खिलाफ भी नहीं खड़े हो पाते। यानी जहां असली लड़ाई लड़नी होती है, ये खुद शुतुरमुर्ग के अलावा दूसरा कोई व्यवहार कर नहीं पाते। और कैसे लड़ते हैं? ये ऐसे लड़ने लगते हैं कि इनके आइडियोलॉजी कहते हैं कि भाई सीआरपीएफ वाले अगर नक्सलियों के क्षेत्र में चले गए तो उनको मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे। ये कम्युनिस्ट कुछ इसी तरह से सोचते हैं। कम्युनिस्टों ने इस देश में न तो कोई खेती, न तो कोई उद्योग, न तो कोई सामाजिक व्यवस्था, न तो किसी तरह की व्यवस्था बनाने में कोई योगदान नहीं दिया। अब दो ही तरीका होता है। एक तरीका यह है कि आप रोज नारा लगाते रहिए, कहिए हम लड़ रहे हैं, अराजकता फैला के रखिए। दूसरा तरीका यह है, जो इस देश के लोकतंत्र में शक्ति है, इस देश के संविधान में शक्ति है कि आपको ताकत मिली सरकार बनाने की, तो आप चुनिए। ये लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे, ये लोग हैं नीचे खड़े लोग। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश में 45 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 45 करोड़, गिनती कीजिए इसकी। और अगर ये आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि गरीबों के साथ खड़े होने का मतलब क्या होता है, पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 1 मिनट, बालचंद्र जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर पंकज के पास आ रहा हूं। बालचंद्र जी, इस देश में 1976 के पहले टीचरों को कितनी सैलरी थी, लेक्चरर को कितनी सैलरी थी, पब्लिक सेक्टर के लोगों को कितनी सैलरी थी, बैंक के लोगों को कितनी सैलरी थी। आज ये सभी सेक्शन जो है ये मिडिल क्लास में पकड़े जाते हैं और जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख तक हुई, किसकी लड़ाई की वजह से हुई है? ये कोई बीजेपी कांग्रेस की देन नहीं है, ये यूनियन बनाकर जो लड़े हैं उसके वजह से बड़ी हुई है। और वो ही तरक्की जो है वो आज देश को मदद कर रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ाकर देश को मदद कर रही है। तो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ने से ही देश की तरक्की होती है। और कितनी फैक्ट्रियां मजदूरों ने बंद की है स्ट्राइक की। अहमदाबाद में क्यों फैक्ट्रियां बंद हो गई? अहमदाबाद में तो लाल झंडा नहीं था, फिर एक भी कपड़े की गिर्री क्यों चालू नहीं है अहमदाबाद में? बताइए मुझे। हर्षवर्धन जी, फैक्ट्रियां बंद होने की रीजन हर्षवर्धन नहीं है। आ रहा हूं पंकज भाई, आ रहा हूं। हर्षवर्धन, लोगों की बदमाशी है, इसको समझ लीजिए। बालचंद जी चुप हो गए तो हम बोले। हाँ बोलिए। अच्छा, देखिए बालचंद जी के साथ मुझे सहानुभूति है। जो कम्युनिस्ट नेता होते हैं ये 20, 30, 40 साल पहले का याद किए रहते हैं और वही बोलते रहते हैं। इनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा चलता है। अब ये कह रहे हैं कि अहमदाबाद 70 साल की बात करते हो, 70 साल में क्या किया पूछते हो ना। मैं बोल लूं बालचंद जी, आप हंसिया हथौड़ा लेके बोलने नहीं देंगे, ठीक नहीं, बोल लेने दीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। ये कह रहे हैं अहमदाबाद में फैक्ट्री कहां है? अरे भाई, अहमदाबाद आज देश की मशीनरी प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है। और देश नहीं, दुनिया भर की कंपनियां आ रही। और जब आप कहते हैं कि कंपनियां बंद कैसे होती हैं, आप मुंबई रहते हैं तो थोड़ा तो आसपास से सीखा कीजिए। अरे भाई, अभी तो मुंबई में जितनी मिलें थी बंद हो गई। भाई अभी तो महाराष्ट्र के लोग नाराज हो जा रहे हैं, कुछ कंपनियां उधर भी चली गई। हर्षवर्धन, मैं वही बता रहा हूं, नहीं दिख रही हैं कि मुंबई में मिलें बंद हुई क्योंकि मिलों की प्रासंगिकता खत्म हुई, हाथ चलने वाली मशीनें खत्म हुई, दूसरी नई मिलें लगी। और जो मिलें थी वो धीरे धीरे अधिग्रहण हुआ, जिसकी बात ये कर रहे हैं कि उसकी जगह क्या बन गया। तो आप तो मुंबई में है। पंकज भाई मुझे एक बात बताइए, ये लेफ्ट के नेता जो कहें, पंकज भाई लेफ्ट के नेता जो कहें कि हम पूरे देश में हैं, हमारा कोई अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा, लोग हमको नकार नहीं रहे हैं, इस तरह की बातें कहें, या फिर कोई ये कहे कि अरे कहाँ घर बने हमको नहीं दिखते। हम लोग सर यूपी इलेक्शन कवर कर रहे थे, जगह जगह लोग खुद बताते थे कि हमको घर मिला है भाई, हमको शौचालय मिला है भाई। तो जब इन चीजों को देखना बंद कर देते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी को एक तरह से बेनिफिट मिलता है, उनको फायदा मिलता है कि आप मत देखिए, पब्लिक तो देख रही है, नेता भले देखें ना देखें? नहीं, मैं लेफ्ट की पॉलिटिक्स पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका अपना तौर तरीका है राजनीति करने का और उसको पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। कि सीटें जीतना राजनीति है ये मैं नहीं मानता। और बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इसलिए उतनी सीटें नहीं जीत पाते हैं क्योंकि वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, वो समाज को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, मतदाताओं को बरगलाने की राजनीति नहीं करते हैं। तो ये एक अलग विषय है। रह गई बात, आपने कहा कि गरीबी रेखा से 45 करोड़ लोग ऊपर आ गए, हर्षवर्धन जी ने कहा। तो जब आप गरीबी रेखा की परिभाषा बदल देंगे तो कई करोड़ लोग अपने आप ऊपर आ जाते हैं।
इसमें क्या घालमेल है ये भी तो आप जानते हैं। इसीलिए इसको सूट बूट की सरकार कहा जाता है कि सूट की सरकार एक मानसिकता है, और ये इस मानसिकता के चलते हुआ कि जो शहरी गरीबों के पुनर्वास की योजना बनाई, इसका नाम क्या रखा गया? इन सीटू पुनर्वास योजना। अब आप मुझे बताएं इन सीटू का क्या अर्थ है, बताएं हर्षवर्धन जी, बताएं। सुशांत जी, मुझे लगता है कि जब बहस में आपके पास नहीं बचता है, नहीं, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये एक मानसिकता को दर्शाता है। पूछना शुरू करते हैं। ये देखिए, इंस्टीट्यूट लैटिन का शब्द है, इसकी जगह ये सूट बूट वाले लोग ऑन साइट पुनर्वास योजना रख देते नाम, जो योजनाएं हैं, या स्थान पुनर्वास योजना नाम रख देते, बातचीत कर तथा स्थान पुनर्वास योजना रख देते। देखिए, शहरी गरीबों के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं सूट बूट की मानसिकता से जब बनती हैं, तभी हम 3024 मकान देने पर भी इतने ढोल नगाड़े बजाते हैं। ये योजना है कि जहां झुकी वहां मकान पुनर्वास योजना, ऐसा कुछ कह देते। इन सीटू पुनर्वास योजना रतन शारदा जी, क्या आवास योजना का पंकज भाई से मेरा प्रश्न दूसरा था, लेकिन उन्होंने इस प्रश्न में एक और मुद्दा दे दिया जोड़ने का कि आप आंखें बंद करें, आप देखना बंद कर दें, फिर आपको कुछ ना मिले तो आप नाम में देखें कि C2 क्यों रखा, वो क्यों रखा। भाई पंकज भाई, हमारे यहाँ एक बच्ची की बाइट चली, पता नहीं आप शुरू में उस वक्त जुड़ पाए थे कि नहीं जुड़ पाए थे। छोटी बच्ची आह्लादित होकर कह रही है कि अब मैं अपने घर में रहूंगी जहां टॉयलेट भी होगा, साफ सुथरा बड़ा सा। सोचिए उस भावना को, और हम इसमें फंसे रहे हैं, या देश में कुछ लोग इसमें फंसे रहे हैं कि नाम INC2 क्यों है और TC2 क्यों है और फलाना क्यों और डिमकाना क्यों है। रतन शारदा जी, तो ये तो बीजेपी को सूट करता है, आप उसमें फंसे रहिए, लोग उनकी तरफ चले जाएंगे। फिर जिन्होंने मानसिक गुलामी 70 साल इस देश में चलाई, जिन्होंने अंग्रेजों के सिखाए इतिहास और भूगोल हमें पढ़ाए, जिन्होंने विज्ञान वो पढ़ाया जो भारत का नहीं है, अंग्रेजों का, तो आज हम बताते कि INC2 यूज क्यों कर रहे हैं, अंग्रेजी क्यों नहीं यूज कर रहे, हिंदी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे। ये प्रश्न नहीं है भाई साहब। ये क्या है कि सास का समस्या होती है कि बहू कितना भी अच्छा खाना बना ले, सास उसमें गलती निकालेगी। तो हमारे आस बहू तो अच्छा खाना बना रही है, लेकिन ये सूट बूट वाले क्या कर रहे हैं ये बता रहा हूं मैं। नरेंद्र बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पंकज भाई, बहू अच्छा खाना बना रही है, पंकज भाई बहू अच्छा खाना बना रही है, तो उसको अच्छा खाना बनाने वाली बहू भी तो बोलिए। उसको किटी पार्टी वाली बहू बोलते हैं, और जब बात होती है तो कहते खाना अच्छा बनाती है लेकिन मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा। ये बहू को ठीक नहीं लग रहा, और बहू के साथ जो लोग हैं उनको पता चल जा रहा है। अगर पंकज शर्मा जी सचमुच पत्रकार है और केवल कांग्रेस के प्रवक्ता के नाम पे पत्रकार नहीं है, तो इन्होंने उस समय की गलतियां, उनकी कमियां और आज की अच्छाइयां स्वीकार करनी चाहिए। हम भी स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जब भी बात होती है, मैं शीला दीक्षित जी हमें प्रशंसा करता हूं। अगर आप कहें नहीं उसकी क्यों प्रशंसा करो, ये तो संघी है, ऐसा नहीं होता सर। कहीं ना कहीं आप अपनी भूमिका से चूक रहे हैं। यहाँ इंटेलेक्चुअल डायनासोर जिनको कहा करता है, ऐसे कम्युनिस्ट लोग बैठे हैं जो अपने 1940 के मेंटेलिटी से बाहर नहीं आते। इनका कहना है कि हमने ये कर दिया, संघर्ष वो कर दिया, आज नक्सलियों को अपना मान रहे हैं। जब ये बस्तर और सब जगह बात करते हैं ना, उसका मतलब है कह रहे हैं कि नक्सली हमारे हैं। मैं शुरू से कहता हूँ ये मार्क्सिस्ट परिवार है, जिसके कुछ हम ओवरग्राउंड है जो कम्युनिस्ट पार्टी चलाते हैं, अर्बन नक्सल चलाते हैं, कुछ अंडरग्राउंड है जो आर्म स्ट्रगल करते हैं, जिनको ही सपोर्ट करते हैं। आज इन्होंने सिद्ध कर दिया। जहां तक सवाल आता है ये उद्योगों का, इनको पता होना चाहिए कि गरीबी की रेखा का ये प्रश्न जो सारे स्टैटिस्टिक्स है ये IMF के हैं। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, ये ट्रेड यूनियन का आपको पता है कि भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 ट्रेड यूनियन है। कौन चला रहा है? संघ के स्वयं चला रहे हैं। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे थे तो आपके ट्रेड यूनियन कम होते होते भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 कैसे आ गई? कृपया आंखें खोलें। जब आपको प्रश्न गरीबों के लिए बालचंद्र जी, आपकी आंखें बंद हैं, वो कह रहे हैं। बालचंद्र जी, ठीक है, आप उनका रिस्पॉन्स लीजिए सर, रिस्पॉन्स लीजिए रतन भाई, उनका रिस्पॉन्स लीजिए। मिले निकल के सूरत और वापी क्यों गई, बंबई क्यों छोड़ा उन्होंने? आपकी ट्रेड यूनियन के कारण थोड़ा आपको ध्यान में आ रहा है। तो पहले आपकी ट्रेड यूनियन थी, आज शिवसेना के ट्रेड यूनियन सही रत्नागिरी खाली कर रही है, वहां सारा पूना खाली हो रहा है। इसके लिए दोष किसको देंगे? इसलिए ट्रेड यूनियन केवल अधिकार के लिए लड़े नहीं चलता, ट्रेड यूनियन को इंडस्ट्री भी साथ में चले, ये भी आवश्यक है। ये आपने कभी नहीं सिखाया। आपने सिखाया तोड़फोड़ करो, इंडस्ट्री बंद करो। सारा बंगाल कंगाल क्यों हो गया? सारी इंडस्ट्री कहाँ चली गई? आपका राज था ना। केरल के अंदर सबसे अधिक PSU बंद है, आपको PSU पसंद है, PSU का बंद हो गए।
आपके पास उत्तर नहीं है। ठीक है बालचंद्र, अरे उनका उत्तर सुन तो लीजिए, आप पहले ही कह रहे उत्तर नहीं है। बालचंद्र जी जवाब दीजिए। लगातार यही तो बता रहे हो। अच्छा बालचंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारे जो साथी बात कर रहे हैं उनको बताता हूं कि बस्तर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एमएलए भी चुन के आया था और एमपी भी चुनकर आया था। अभी मैं बस्तर से आया हूं जहां पर हमने 125 किलोमीटर की यात्रा नक्सलवादियों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ निकाली। आप नक्सलियों के विरुद्ध नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां पर नक्सलवादी, हम नक्सलवादियों के पहले से वहां पर है और नक्सलवादियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और सरकार का भी मुकाबला कर रहे हैं। तो हम लोगों को नक्सलवादियों से जोड़ने की जो गलती जानबूझकर करने का प्रयास किया जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूं, उसका निषेध भी करता हूं। यह फैक्चुअल बात नहीं है। हम जब टीवी पे आते हैं तो फैक्चुअल बात करनी चाहिए, ये मुझे लगता है गलतफहमी। अच्छा बालचंद्र जी, अब मेरा एक प्रश्न है, आप कह रहे हैं आप नक्सलवाद के साथ नहीं है। बालचंद्र जी नहीं, एक सेकंड, मेरा एक छोटा सा प्रश्न। आप कह रहे हैं आप नक्सलवाद के साथ नहीं है। वो व्यक्ति जो किसी इंटरव्यू में बैठकर कहे कि अगर नक्सलियों के इलाके में सीआरपीएफ के जवान आएंगे तो मारे ही जाएंगे, वो व्यक्ति उसके साथ हैं आप? किस व्यक्ति ने कहा ये मेरे को, कब कहा ये मेरे को बताइए तो मैं बता सकता हूं। वरवर राव ने कहा है सर, उनका टेलीविजन इंटरव्यू है जनाब, वरवर राव का टेलीविजन इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सीआरपीएफ के जवान। वरवर राव कौन से वरवर राव को? अरे भाई वरवर राव कौन से कम्युनिस्ट पार्टी के? अरे भाई मैं कम्युनिस्ट पार्टी तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं इस आदमी के समर्थन में आप हैं या नहीं है। मैं कहां कह रहा हूं कि वो कम्युनिस्ट है। हम उस स्टेटमेंट के साथ कभी नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, ये अच्छी बात है। आदमी के साथ हैं कि नहीं? आदमी के साथ हैं कि नहीं, ये पूछ रहा हूं। आदमी के विचारों के साथ नहीं है हम। देखो तो आदमी के साथ है, आदमी के विचार के साथ नहीं है। नहीं समझते मोदी जी की नींद आदमी के साथ फिर किस लिए? वो आपको कर्जा दे रहे हैं। विचारों के खिलाफ, हम विचार और नीतियों के खिलाफ है। हम व्यक्तिवादी नहीं है। पर सर यहाँ तो कुछ लोग इतना आंसू बहाए कि उनको क्यों जेल में डाल दिया, क्यों जेल में डाल दिया, तो वो सारे लोग फिर इसका मतलब देश विरोधी हैं। वो आपकी तरह देशभक्त होने चाहिए जो कहें कि हम इस विचारधारा का विरोध करते हैं। पूछिए मैं क्या करूं? हाँ तो भाई आपकी तरह देशभक्त होना चाहिए उनको। यहाँ प्राइम टाइम करने वाले कई एंकर रो रहे थे कि उनको जेल में डाल दिया। संत आदमी है वरवर राव, संत आदमी है। झूठे इल्जाम लगाकर हमारे दुश्मन को भी आपने जेल में लाया, तो हम उसको झूठा इल्जाम कहां है सर? मैं तो जो बता रहा हूं वो ऑन रिकॉर्ड है। आप कह रहे हैं आप इस विचारधारा के साथ नहीं है। अब जब मैंने कुछ पत्रकारों के नाम लिए बिना आपको बताया, आपको क्लिक कर गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो बहुत रो रहे थे, तो आपको समझ में आ गया। तो आप कह रहे हैं कि झूठे आरोप नहीं है सर, जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पर है। चलिए अगर मैं कहता हूं नक्सलियों के साथ नहीं है, मुझे बताइए उद्योग उसके लिए तो प्रूफ नहीं हुआ, उसके लिए तो केरल में क्या लगा दिया ना। अरे पर सर एक मिनट हर्षवर्धन भाई, अगर आरोप झूठे हैं बालचंद्र जी, तो आप उस आदमी के विचार के साथ क्यों नहीं है? फिर कहिए हम उसके विचार के साथ हैं। देखिए फिर मैं बोलता हूं कि हर आदमी के विचार अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। सभी विचारों के साथ हम नहीं रह सकते। ऐसा मोदी जी ने अभी 3024 घर बांटे, क्या बुरा किया क्या? नहीं आप तारीफ कर नहीं पाएंगे। आप तारीफ कर नहीं पाएंगे। अभी आप देख लीजिए, आप तारीफ कर नहीं पाएंगे। हर्षवर्धन जी वो तो कह रहे हैं भाई, रतन शारदा आप सवाल उठा रहे थे, वो कह रहे हैं वो नहीं है नक्सलियों के साथ। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है ना कि ये कम्युनिस्ट वालों का जो एक तरीका है, और उसमें कम्युनिस्ट प्रभावित लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि डिबेट को असली जगह से कहीं और ले जाते हैं। इसको गंभीरता से समझिए, इस डिबेट को डिरेल मत होने दीजिए। ये जो कम्युनिस्ट है वो देश जानता है। आज बात इस बात की है, जो चर्चा आप कर रहे हैं, इस देश में एक प्रधानमंत्री है, एक सरकार है जिसने तय किया कि हम ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे जो इस देश में असंभव है। और जब हम ये कह रहे हैं बार बार 3000 से अधिक घरों की बात दिल्ली में हो रही है, निश्चित तौर पर 3000 से अधिक घर एक स्कीम में दिल्ली में, ये भी बड़ी बात है। लेकिन एक साथ एक दिन में 75,000 चाबियां उत्तर प्रदेश में दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने। एक दिन में 75 जिले हैं, हर जिले में 1,000 घर दिए गए थे। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में दिए गए थे। 56 लाख से ज्यादा घरों का आवंटन हो चुका है। और इस योजना की सबसे जो खूबसूरत बात है, जिसको पंकज शर्मा जी गलत तरीके से बता रहे हैं,
इस योजना की सबसे खूबसूरत बात है कि उनको एकदम से बाहर नहीं फेंक दिया जाता, उजाड़ नहीं दिया जाता है। वो जहां है वहां उनको इस तरह के घर बनाकर, इस तरह के फ्लैट बनाकर वो व्यवस्था दी जाती है। ये नहीं होता कि तुम यहां रहते थे, अब तुम हटो, तुम्हारी झुग्गी तोड़ दिया, खत्म कर दिया। ये इस व्यवस्था में है और यही व्यवस्था पूरे देश में लागू है, चाहे वो मुंबई का स्लम रिहेबिलिटेशन एक्ट हो या जिसको ये अंग्रेजी में इन सीटू कह रहे हैं, चाहे वो योजना। हम देखिए सीधी सी बात है, मैं तो इतना कहूंगा, हमें आपको दिखे न दिखे, हम देखना चाहें न देखना चाहें, लेकिन जनता देख रही है। और जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, हम लोग जाते हैं इलेक्शन कवर करने सर, पंकज भाई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि हमको घर मिला, कोई कहता है शौचालय मिला, कोई कहता है, यूपी चुनाव में तो कितने लोग पकड़ पकड़ के कह रहे थे कि सर हमको तो पकड़ पकड़ के अनाज दिया है, ये हुआ है। तो जो हुआ है उसकी बात हो, जो नहीं हुआ है उस पर भी हमारी चर्चा हो, कुछ गलत हो तो चर्चा हो। गुजरात में ब्रिज गिरे तो उसमें पकड़ के सरकार से पूछिए बीजेपी से कि ये कैसे हुआ। तो ये एक पॉजिटिव रहेगा मामला तो ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज राष्ट्रवाद में मेरे पास वक्त इतना ही था, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।